आज के इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मैराथन वीडियो लेकर के आया हूँ। सर्वप्रथम इस वीडियो में हम परिभाषा के खंड को देखते हैं। इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। प्रथम है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के 6 के अनुसार संज्ञेय अपराध में ऐसा अपराध से विपरीत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा है असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के 9 के अनुसार यह हल्का अपराध है, साधारण प्रवृत्ति का अपराध है। इसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। पुलिस मजिस्ट्रेट की आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही जांच का कार्य करती है। इसमें नेक्स्ट तीसरा है लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के क के अनुसार लोक अभियोजक ऐसे ड्यूटी हैं जो धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त किया गया ऐसे व्यक्ति हैं, वहाँ पे रॉन्ग लिखा, ऐसे व्यक्ति हैं जो धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त किया गया एवं इसमें ऐसे व्यक्ति भी हैं जो लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 18 में राज्य शासन उच्च न्यायालय में परामर्श कर उच्च न्यायालय के लिए अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए राज्य शासन की ओर से किसी अभियोजन अपील या अभियोजक नियुक्त कर सकता है। इसी तरह हर एक जिले में भी वह एक लोक अभियोजक एवं एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। जिले के मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में राज्य शासन की ओर से कार्यवाही का संचालन करने के लिए सहायक लोक अभियोजक की भी नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक की ओर से अन्य कार्यवाही का संचालन करते हैं। नेक्स्ट है अपराध, ऑफेंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के घ के अनुसार कोई ऐसा कार्य या कार्य लोप अभिप्रेत है जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। इसकी परिभाषा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 24 में की गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी एवं बच्चों के पालन पोषण में असावधानी करता है तो वह इस परिभाषा के अनुसार अपराध नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट आदेश करता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों एवं पत्नी के लिए कुछ धन दिया करे तो इसको अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के ठ में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार इसके अंतर्गत सभी कार्यवाही है जो पुलिस द्वारा या अन्य व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत है और वह व्यक्ति जो अन्वेषण के अंतर्गत साक्ष्य की संग्रह करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट है प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज सूचना का अर्थ ऐसी सूचना है जो किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दी जाती है एवं किसी अपराध के किए जाने से संबंधित होती है। इसका उद्देश्य किसी अपराध का पुलिस अधिकारी से शिकायत करना है जिससे वह कानून के अनुसार कार्यवाही कर सके। ऐसी सूचना लिखित या मौखिक में दी जा सकती है। जब सूचना मौखिक में दी गई हो तो पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित किया जाएगा एवं सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा
फिर ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है संस्वीकृति, कन्फेशंस। संस्वीकृति एक स्वीकारोक्ति है जो कोई व्यक्ति जिस पर अपराध की कारित करने का आरोप हो वह अपराध किया है स्वीकार की जाती है। संस्वीकृति के लिए उसे या तो अपराध की परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार करना होता है या ऐसे सभी तथ्यों को स्वीकार करना होता है जो कि अपराध गठन करते हैं। ऐसा कोई कथन जिसमें स्वयं को दोषी नहीं कहा जाए, ऐसी बातें संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अनुसार कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे उस मामले में अधिकारिता हो या ना हो, किसी अन्वेषण के दौरान या जांच या विचारण से पहले किसी समय की गई संस्वीकृति या कथन को लिखित कर सकता है। इस प्रकार के कथन को अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा भी लिखा जा सकता है, परंतु किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी, चाहे उसे उस समय विधि अनुसार मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई हो। नेक्स्ट है परिशांति रखने के लिए बंध पत्र, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। प्रतिभूति की मांग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 125 एवं 126 के अंतर्गत की जाती है। धारा 125 के अनुसार जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपराध जैसे भारतीय न्याय संहिता की अध्याय 11 में कोई अपराध जो धारा 196, 97 या 93 के अपराधी को छोड़कर, दूसरा कोई अपराध जिसमें हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि है, तीसरा आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का कोई अपराध, चौथा कोई अन्य अपराध जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे भंग होना संभव है या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष ठहराता है में परिशांति कायम रखने के लिए आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अधिक इतनी अवधि जितनी वह ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभुआं सहित या रहित बंधपत्र पर निष्पादित करे। धारा 126 के अनुसार जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि संभव है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करेगा या लोक शांति विक्षुब्ध करेगा या कोई सदोष कार्य जिससे संभावना है कि शांति भंग हो जाएगी या सार्वजनिक नाराजगी होगी, तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे लोगों से मांग कर सकता है कि वह कारण बताए कि 1 वर्ष तक की अवधि या मजिस्ट्रेट जैसा ठीक समझे शांति कायम रखने के लिए प्रतिभू रहित या प्रतिभू सहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। धारा 126 का उद्देश्य लोक शांति को तनाव पैदा करने वाले अथवा शांति भंग करने वाले अपराधों का निवारण के लिए दंडाधिकारियों को विस्तृत शक्तियां दी गई है। नेक्स्ट है जमानतीय अपराध, बेलेबल ऑफेंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के गौ के अनुसार जिस अपराध में अपराधी को जमानत पर छोड़ दिया जाता है उसे जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। अपराधी को जमानत पर छुड़ाने के लिए अन्य किसी को जमानतदार बनना पड़ता है। अपराधी इस दरमियान जेल से कुछ समय तक अलग रहता है, फिर उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होना पड़ता है। जब वह हाजिर होने से कतराता है तो उसके जमानतदार पर कार्यवाही की जाती है ताकि अपराधी न्यायालय या थाना में हाजिर हो सके। नेक्स्ट है गैर जमानतीय अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के गौ के अनुसार जो अपराध गंभीर किस्म का होता है उसके अपराधी को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है
और यदि छोड़ा जाता भी है तो कुछ उचित कारणों से। इसी को हम गैर जमानतीय अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। अपराध दो तरह के होते हैं, एक साधारण अपराध और एक गंभीर अपराध। गैर जमानती अपराध गंभीर अपराध होता है जिसमें अपराधी को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है। इसमें अपराधी न्यायालय में जमानत वास्ते हाजिर होता है, न्यायालय ही जमानत पर छोड़ने का आदेश दे सकती है। इसमें थाना को अधिकार नहीं है छोड़ने का। निम्नलिखित हालातों में न्यायालय स्वविवेक से इस अपराध में जमानत दे सकता है। फर्स्ट, यदि न्यायालय को अपराधी के अपराध पर शक हो या न्यायालय अपराधी के अपराध रूपी कार्य पर विश्वास न कर रहा हो। दूसरा, 16 वर्ष से कम आयु के अपराधी हो। तीसरा, कोई स्त्री अपराधी हो। चौथा, कोई रोगी अपराधी हो। पांचवा, कोई विकलांग व्यक्ति हो। नेक्स्ट, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के द के अनुसार पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भारसाधक पदाधिकारी थाना से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्य पालन के लिए असमर्थ हो तो थाना पर उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे हैं और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर हैं, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे, इस प्रकार उपस्थिति कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है, थाने का भारसाधक अधिकारी कहलाएगा। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का अर्थ कोई भी चौकी अथवा थाना जिसका राज्य सरकार के द्वारा पुलिस थाना होना साधारणतया अथवा विशेष आदेश द्वारा घोषित हो तथा इसके अंतर्गत सरकार द्वारा या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा इसके लिए नियत क्षेत्र भी है, अथवा कोई चौकी या स्थान जो राज्य सरकार द्वारा साधारण अथवा विशेष रूप से किसी मुकदमे की श्रेणी या श्रेणियों के लिए एक स्थानीय क्षेत्र के लिए पुलिस थाना घोषित किया गया हो। नेक्स्ट है कुर्की जब्ती, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या कॉन्फिस्केशन। कुर्की जब्ती धारा 85 के अनुसार धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय उन कारणों से जो लिखे जाएंगे उद्घोषणा जारी करने के बाद किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति अथवा दोनों प्रकार या किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, परंतु यदि उस न्यायालय का किसी प्रकार समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है को अपनी सभी संपत्ति या उसके किसी भाग को खर्च करने वाला है, ख अपनी सभी संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की किए जाने का आदेश करेगा। उस जिले के बाहर की संपत्ति की कुर्की के लिए उस जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाए कि जिसके जिला में ऐसी संपत्ति स्थित है। नेक्स्ट है केस डायरी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 192 के अनुसार हर एक पुलिस अधिकारी जो केस का अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी सभी कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इतला मिली, समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया और जब समाप्त किया, वे स्थान जहां वह गया और अन्वेषण द्वारा निश्चित परिस्थितियों का विवरण लिखेगा। अन्वेषण के दौरान साक्षियों के बयान केस डायरी में लिखे जाएंगे। ऐसी डायरी जिल्द रूप में होंगे, बाइंडिंग वाला रूप में होगी और उसके पृष्ठ संख्या अंकित रहेंगे, उस पर पृष्ठ संख्या अंकित रहेगा। नेक्स्ट है इंक्वायरी, जांच। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के ट के अनुसार जांच का अर्थ विचारण को छोड़कर प्रत्येक जांच से है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए।
की जाए। स्पष्ट है कि जांच न्यायिक प्रकृति की होती है। जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लेंट, परिवाद। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के ज के अनुसार परिवाद का अर्थ मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए मौखिक या लिखित रूप से किया गया यह कथन है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। परिवाद के आवश्यक तत्व। फर्स्ट, परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। दूसरा, यह मौखिक अथवा लिखित हो सकता है। तीसरा, इसमें कोई शिकायत होता है। चौथा, मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस पर कार्यवाही करते हैं। नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 में किसी कांड का अन्वेषण पूरी कर लेने के बाद पुलिस रिपोर्ट दिया जाता है। जैसे ही अन्वेषण पूरा होता है वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होगी। प्रथम, पक्षकारों के नाम। दूसरा, इतला का स्वरूप। तीसरा, मामले की परिस्थितियों से परिचित होने वाले व्यक्तियों के नाम। चौथा, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि होता है तो किसके द्वारा। पाँचवां, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। छठा, क्या वह बंधपत्र पर छोड़ा गया है और यदि छोड़ा गया है तो वह बंधपत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित। सातवां, क्या वह अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वह अधिकारी इस कार्यवाही की सूचना उस व्यक्ति को जिसने सर्वप्रथम इतला दी थी विहित अनुसार देना। नेक्स्ट है आपका मृत्यु कारण जांच, इंक्वेस्ट रिपोर्ट या काउज ऑफ डेथ इन्वेस्टिगेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194(1) के अनुसार पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस सशक्त अन्य पुलिस अधिकारी को यह इतला मिलती है कि किसी ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई अन्य द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा दुर्घटना द्वारा मारा गया है। ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देगा और वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है। वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में मृत्यु के कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें घावी, अस्थिभंगी, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाएं वर्णन होगा। ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस चीज़ से किए गए प्रतीत होते हैं लिखा जाएगा। उस रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी और गवाह द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के 1 के अनुसार जब किसी व्यक्ति के आत्महत्या या अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु या यंत्र द्वारा मृत्यु की सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु समीक्षा के बाद लाश को निकटतम सिविल सर्जन के पास जांच के लिए भेजा जाता है। धारा 194(3) के में जो है लाश को पोस्टमार्टम में भेजने की स्थिति का उल्लेख है जब किसी स्त्री द्वारा विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की गई है। दूसरा, किसी स्त्री की उसकी विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी है जो संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। तीसरा, किसी स्त्री के उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई है और उसके किसी नातेदार ने इसके लिए निवेदन किया है। चौथा, किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी
ऐसा करना उचित समझता है तो वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा सकता है, जांच करवा सकता है, पोस्टमार्टम जांच करवा सकता है। नेक्स्ट, गिरफ्तारी वारंट, अरेस्ट वारंट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 72 के अंतर्गत न्यायालय का वह आदेश पत्र है जिसके द्वारा किसी अभियुक्त या साक्षी की न्यायालय में समर्पण करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिस आदेश से अभियुक्त को पुलिस या जनता द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए उसे अरेस्ट वारंट कहते हैं, गिरफ्तारी वारंट कहते हैं। यह एक प्रति में होता है जिस पर अभियुक्त का नाम, पता, कांड संख्या, धारा अंकित होती है। उस पर न्यायाधीश का नाम, उक्त न्यायालय की मुहर तथा न्यायाधीश का हस्ताक्षर अंकित होता है। यह जमानतीय या अजमानतीय होता है। अजमानतीय में कोई तिथि निर्धारित नहीं होती है। यह तब तक जारी रहता है जब तक अभियुक्त आत्मसमर्पण नहीं कर दे या गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए या न्यायालय उसे वापस नहीं कर ले। जमानतीय वारंट में तिथि एवं समय भी अंकित होता है। नेक्स्ट है जुर्माना वारंट, अटैचमेंट वारंट या फाइन वारंट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 461 के अनुसार जब किसी अपराधी को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है तब न्यायालय निम्न प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकता है। प्रथम, अपराधी को किसी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को वसूली करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। दूसरा, चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम वसूली के लिए जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी कर सकता है। जहां न्यायालय कलेक्टर को वारंट जारी करता है वहां कलेक्टर उस रकम को भू राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा। नेक्स्ट है जख्म प्रतिवेदन, इंजरी स्लिप। यह प्रतिवेदन व्यक्तियों के जख्म से संबंधित है। यह 3 प्रतियों में बनाई जाती है। एक प्रति अपने रिकॉर्ड में रखा जाता है और 2 प्रतियां जख्मी व्यक्ति के साथ सिपाही के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारी के पास भेजा जाता है, जो पुनः चिकित्सक के जांच रिपोर्ट के साथ चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा थाना वापस किया जाता है। आरोप पत्र, आरोप पत्र और पुलिस रिपोर्ट दोनों एक ही बात है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जनता किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य है? इसका उत्तर है धारा 31। BNSS की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 31 के अनुसार जनता किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सहायता पहुंचाने के लिए उस समय बाध्य है जब वह निम्न कार्यों में सहायता की मांग कर रहा हो। फर्स्ट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या भागने से रोकने में। दूसरा, शांति भंग को रोकने में। तीसरा, किसी रेलवे, नहर या लोक शांति पर कोई क्षति करने या करने के प्रयास से रोकने में। किसी रेलवे, नहर, तार यहाँ पे होगा, जो इलेक्ट्रिक वाला तार। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सहायता करना जनता की यह निजी सहायता है, परंतु पुलिस या मजिस्ट्रेट जनता के जीवन की रक्षा या भलाई के लिए काम करती है। उसमें बाधा को रोकने के लिए इन्हें मदद करना जनता का फर्ज बनता है। यदि वे अपना फर्ज नहीं निभाते हैं या इनकार करते हैं तो दंड के भागी बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अंतर्गत जनता
कब अपराधों के बारे में पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देने के लिए बाध्य होती है? सूचना देने के लिए बाध्य होती है। इसका उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 33 के अनुसार निम्नांकित अपराधों की इत्तला देने के लिए सूचना देने के लिए जनता बाध्य है। पहला, राज्य के विरुद्ध अपराध के लिए। दूसरा, लोक शांति के विरुद्ध अपराध के लिए। तीसरा, घूसखोरी से संबंधित अपराध के लिए। चौथा, खाद्य तथा औषधियों में मिलावट से संबंधित अपराध के लिए। पांचवां, हत्या एवं मानव वध से संबंधित अपराध के लिए। छठा, फिरौती के लिए, अपहरण जैसे अपराध के लिए। सातवां, चोरी के लिए, चोट पहुंचाने जैसे अपराध के लिए। आठवां, लूट और डकैती जैसे अपराध के लिए। नौवां, न्यासभंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे अपराध के लिए। 10वां, संपत्ति का नुकसान करने जैसे अपराध के लिए। 11वां, गृह अतिचार जैसे अपराध के लिए। 12वां, प्रच्छन्न गृह अतिचार जैसे अपराध के लिए। और 13वां, करेंसी नोट और बैंक नोटों से के संबंधित अपराध के लिए जो है पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देने के लिए जनता बाध्य है, धारा 33 के अनुसार। नेक्स्ट, तीसरा नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत के मुखिया या अन्य सदस्यों द्वारा किन किन अपराधों की सूचना थाना को देना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है ग्राम और उसके आसपास होने वाले अपराधों में धारा 34 के अनुसार निम्न सूचना देना अनिवार्य है या निम्न सूचना देना चाहिए। प्रथम, चुराई हुई संपत्ति के लेन देन बिक्री करने वाले लोग के बारे में। दूसरा, ठगी, लुटेरा, भगौड़ा जिसका आना जाना हो उसके बारे में सूचना देना चाहिए। तीसरा, नाजायज मजमा या बलवा या अजमानती अपराध करने वाले के बारे में सूचना देना चाहिए। चौथा, संदिग्ध मृत्यु या किसी शव का मिलना या किसी का गायब हो जाने के बारे में सूचना देना चाहिए। पांचवा, भारत के बाहर किसी नज़दीकी स्थान में अपराध करने के बारे में अगर ज्ञात होता है तो उसके बारे में सूचना देना चाहिए। छठा, अपराध के निवारण या आदमी या धन संपत्ति के अपराध क्षेम पर संभाव्यतः प्रभाव डालने वाला कोई विषय। ग्रामों में नियोजित अधिकारी से मतलब ग्राम पंचायत के सभी सदस्य से है और इसके अंतर्गत ग्रामीण और दफादार, चौकीदार, शिक्षक, कर्मचारी सभी सम्मिलित हैं जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में काम करने के लिए नियुक्त हैं। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, बिना वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किन प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है, उल्लेख कीजिए। तो बिना वारंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में पुलिस जो है किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। फर्स्ट, जो पुलिस अधिकारी के सामने संज्ञेय अपराध करता हो। दूसरा, जिसके विरुद्ध कंप्लेंट यानी कि परिवाद या विश्वसनीय जानकारी मिली है कि उसने 7 वर्ष तक का कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है। यदि पुलिस अधिकारी के पास कंप्लेंट या जानकारी या संदेह के आधार पर हो कि उक्त अपराध किया है। बी, पुलिस अधिकारी को विश्वास हो कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। फर्स्ट, कि अन्य कोई अपराध करने से रोकने के लिए, अपराध के सही अन्वेषण के लिए, अपराध के साक्ष्य को गायब करने या फिर छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, मामले के तथ्यों से परिचित व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने से रोकने के लिए। पांचवां, गिरफ्तार नहीं करने से न्यायालय में उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है, इसलिए गिरफ्तार करना होता है। छठा, जिसके बारे में विश्वसनीय जानकारी है कि 7 वर्ष से अधिक के कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी को इसके विश्वास का कारण है। तीसरा, जो घोषित अपराधी है। चौथा, जिसके बारे में चोरी का सामान पाया जाए। पांचवां, जो पुलिस के काम में अड़चन पैदा कर रहा हो, जो गिरफ्तारी से भागा हो या सेना से भगोड़ा हो।
जिसने भारत के बाहर कार्य किया हो जो भारत में अपराध माना जाता है। 8वां, शर्त पर यानी कि सिक्योरिटी पर छोड़ा जाता है। बंधपत्र पर छोड़ा गया सजा पाया गया व्यक्ति इस शर्त को तोड़ रहा हो तो गिरफ्तारी करना है। 9वां, किसी दूसरे थाना के पुलिस अधिकारी के मांग पर। 10वां, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 39 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर कोई संज्ञेय अपराध करता है और पूछने पर अपना नाम व पता सही सही नहीं बताता है तो गिरफ्तारी किया जा सकता है। 5वां क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसका आंसर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41 के अनुसार फर्स्ट, जब कभी कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जाता है तो मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर ले अथवा गिरफ्तार करवा ले। दूसरा, कोई भी मजिस्ट्रेट किसी समय अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के लिए वह सक्षम हो। नेक्स्ट, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, क्या पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है? हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 39 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। फर्स्ट, जिसने पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है। दूसरा, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया गया है। तीसरा, जो उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है या ऐसा बताता है जिससे झूठा होना विश्वास है। उद्देश्य, गिरफ्तारी का मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति का नाम और निवास के बारे में पता करना है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और पता मालूम कर लिया जाता है तो उसे बॉन्ड लेकर इस शर्त पर छोड़ दिया जाएगा कि जब भी मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाया जाए वह उपस्थित होता रहेगा। नेक्स्ट, 6ठा प्रश्न है, उधर मिस्टेक हुआ था सीरियली क्वेश्चन का। 6ठा प्रश्न है, कब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका आंसर देखते हैं। प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 के अनुसार दी गई है, जिसमें कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। कंडीशंस, फर्स्ट, जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करे। दूसरा, जो घोषित अपराधी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी विलंब के पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करेगा। यदि पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा अथवा ले जाने की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट, 7वां नंबर प्रश्न है, मजिस्ट्रेट कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? इसका उत्तर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41 के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करने के लिए आदेश दे सकता है जो ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया है। जहां मजिस्ट्रेट ने ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया हो वहां ऐसा मजिस्ट्रेट रिमांड नहीं दे सकेगा और ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जहां कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर सकता है वहां वह स्वयं भी उसे गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करवा सकेगा, चाहे ऐसा अपराध संज्ञेय हो अथवा असंज्ञेय। नेक्स्ट, 8वां नंबर प्रश्न है, गिरफ्तारी कैसे की जाती है? एक महिला की जामा तलाशी कैसे लेंगे? कानून का हवाला देते हुए समझाइए। महिला एवं बच्चों की गिरफ्तारी कैसे करेंगे? इसका उत्तर है कि गिरफ्तारी कैसे की जाती है। फर्स्ट, गिरफ्तारी की रीति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 में गिरफ्तारी की रीति का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छूकर
या पकड़कर गिरफ्तार कर सकेगा, जब तक कि गिरफ्तार किया जाने वाला स्वयं अपने आप को वचन या कर्म द्वारा समर्पित न कर दे। परंतु जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है, वहाँ गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की मान्यता दी जाएगी, और जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक गिरफ्तारी करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। महिला की गिरफ्तारी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 43 के 4 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में किसी महिला की गिरफ्तारी रात्रि में नहीं की जाएगी। यदि विशेष परिस्थिति हो तो किसी महिला पुलिस अधिकारी के लिखित रिपोर्ट पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर ही की जाती है। यदि तलाशी किसी स्त्री की ली जानी है तो स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। तलाशी के समय शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। गिरफ्तारी की प्रक्रिया। BNSS की धारा 36 के अनुसार गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि अपने नाम की सही और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी पहचान हो सके। गिरफ्तारी का एक ज्ञापांक तैयार करेगा, मेमो तैयार करेगा। कम से कम एक गवाह द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए आदमी के परिवार का सदस्य हो या वहाँ का गणमान्य सदस्य हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का हस्ताक्षर होगा। जब परिवार के किसी सदस्य का हस्ताक्षर का ज्ञापांक पर हस्ताक्षर न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह किसी नातेदार या मित्र को नाम दे जिससे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए, उसके गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। देखते हैं तलाशी। किंतु जहाँ किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी वस्तु को छुपाए जाने का संदेह हो तो उसके शरीर की तलाशी ली जा सकेगी, और शरीर पर कोई वस्तु मिलती है तो उसकी एक सूची तैयार की जाएगी एवं उसकी एक प्रति उसको दी जाएगी। यदि किसी स्त्री की तलाशी ली जानी है तो अन्य स्त्री के द्वारा ही ली जाएगी, और ऐसी तलाशी के समय शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा। इसी में था नेक्स्ट क्वेश्चन अटैच कि बच्चों की गिरफ्तारी की रीति। बच्चों की गिरफ्तारी की रीति भी महिला जैसी होनी चाहिए तथा गिरफ्तारी का ज्ञापांक तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा DK बसु केस में गिरफ्तारी हेतु कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा DK बसु केस में गिरफ्तारी हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रथम, गिरफ्तार करने वाले एवं पूछताछ करने वाले पुलिस पदाधिकारी को वर्दी में नेम प्लेट के साथ पदनाम लिखा होना चाहिए। पूछताछ करने वाले का नाम तथा एक संधारित पंजी में अंकित किया जाएगा। नाम एक संधारित पंजी में अंकित किया जाएगा। दूसरा, गिरफ्तार करने वाले पुलिस पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तारी ज्ञापांक यानी कि मेमो ऑफ अरेस्ट जो है तैयार किया जाएगा। समय व तिथि के साथ कम से कम एक गवाह के सामने तैयार करेंगे। गवाह गिरफ्तार कर व्यक्ति के परिवार के सदस्य या वहाँ के स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। मेमो ज्ञापांक पर जो है गिरफ्तार व्यक्ति और गवाह का हस्ताक्षर लिया जाएगा। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को जहाँ रखा जाएगा या पूछताछ किया जाएगा या अन्य बंदी गृह में रखा जाएगा, वहाँ पर गिरफ्तार व्यक्ति का कोई दोस्त, संबंधी या परिचित को उसके कल्याण हेतु रहने के लिए तुरंत सूचित किया जाएगा। चौथा, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए स्थान एवं जहां उसे गिरफ्तारी के बाद रखा गया स्थल पुलिस के द्वारा अधिसूचित होनी चाहिए ताकि वहां पर उसके मित्र रिश्तेदार सहज रूप से पहुंच सके। कानूनी अधिष्ठान एवं पुलिस थाना 8 से 12 घंटे के भीतर दूरसंचार माध्यमों का उपयोग कर मित्र रिश्तेदार को इसकी सूचना देंगे। पाँचवां, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते ही उसके अधिकार के संबंध में जानकारी देना चाहिए। छठा, गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी के तथ्यों जिस व्यक्ति को सूचना दी जाएगी उसके नाम, पता,
तथा जिस पुलिस पदाधिकारी के संरक्षण में उसे रखा जाएगा उसके नाम एवं स्थल का उल्लेख थाना दैनिकी में किया जाएगा। 7वां, गिरफ्तार व्यक्ति का उसकी इच्छानुसार गिरफ्तारी के समय या उसके बाद बदन पर के गंभीर एवं साधारण जख्मों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि जख्म है तो उसको दर्ज किया जाएगा तथा निरीक्षण ज्ञापांक तैयार किया जाएगा जिस पर गिरफ्तार व्यक्ति एवं पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। उसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। 8वां, गिरफ्तार व्यक्ति का पुलिस हिरासत में प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा प्रत्येक 48 घंटे पर स्वास्थ्य निरीक्षण किया जाना। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय भेजते समय गिरफ्तारी मेमो एवं अन्य अभिलेख को न्यायालय भेजा जाएगा। 10वां, पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाएगी, किंतु पूर्ण अवधि तक अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां 12 घंटों के अंदर गिरफ्तार एवं निरुद्ध किए जाने वाले स्थल के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष के सूचना पट पर प्रसारित किया जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी गिरफ्तार आदमी की तलाशी के संबंध में नियम सहित वर्णन करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 49 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के नियम हैं। जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जो अजमानतीय है और यदि जमानतीय है वह जमानत देने में असमर्थ है, तब वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई वस्तुओं को सुरक्षित हिफाजत में रख सकता है। जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु कब्जे में ली जाती है वहां एक रसीद उसे दी जाएगी। जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री के द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। तलाशी में कोई घातक हथियार कब्जे में ली जाती है तो धारा 50 के अनुसार न्यायालय में उसे पेश करते समय न्यायालय में अधिकारी को सुपुर्द करेगा। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, तलाशी के लिए वारंट कब जारी किया जा सकता है। आंसर, धारा 96 के अनुसार तलाशी के लिए वारंट जारी किया जाएगा। प्रथम, जब न्यायालय को विश्वास हो कि वह व्यक्ति जिसे धारा 94 या 95 के अधीन किसी दस्तावेज अथवा कोई अन्य वस्तु को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश किया गया है उसे प्रस्तुत नहीं करेगा। दूसरा, जहां न्यायालय को इसका जान ना हो कि इसके बारे में ज्ञात ना हो कि वह दस्तावेज अथवा कोई चीज़ किस व्यक्ति के कब्जे में है, कोई चीज़ जो है किस व्यक्ति के कब्जे में है। तीसरा, जहां न्यायालय की संतुष्टि हो जाए कि किसी कार्यवाही के प्रयोजन साधारण तलाशी अथवा परीक्षण ले सकेंगे, वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकेगा तथा अधिकृत व्यक्ति तलाशी ले सकेगा। यदि न्यायालय उचित समझे तो वारंट में उस स्थान का जिक्र कर सकेगा जिसकी तलाशी होना होगा और वह व्यक्ति जिस पर वारंट के निष्पादन का भार रखा जाए केवल उसी स्थान अथवा भाग की तलाशी लेगा जो दिखाया जाए। उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति आदि के होने का संदेह हो। धारा 97 के अनुसार यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास सूचना मिलने पर तथा ऐसी जांच के बाद यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी स्थान में चुराई हुई संपत्ति अथवा ऐसी वस्तु छुपाने, विक्रय अथवा उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है अथवा आपत्तिजनक किसी स्थान में छिपाई गई है, तो वह कांस्टेबल के रैंक से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार वारंट द्वारा दे सकेगा कि वह उस स्थान में सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे, वारंट में दिखाए ढंग से तलाशी ले, वहां पाए गए चोरी की वस्तु को अपने कब्जे में ले, उस वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए
या उसको उसी स्थान पर तब तक पहरे में रखे जब तक अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे। नेक्स्ट, ऐसे स्थान में पाए व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिस व्यक्ति के विषय में प्रतीत हो कि वह ऐसी संपत्ति के छुपाने, विक्रय या उत्पादन में साथ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, सम्मन किसे कहते हैं? इसके तामिला की प्रक्रियाओं का धारा सहित उल्लेख करें। तामिला की प्रक्रिया का धारा सहित उल्लेख करें। आंसर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 63 के अनुसार सम्मन गवाहों या अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश है। इस पर न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर रहेगी। सम्मन जो 2 प्रतियों में होगा। सम्मन की तामिला, इसके तामिला की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64 से लेकर के 68 के अनुसार है। सम्मन पुलिस अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के कर्मचारी द्वारा तामील किया जाता है। तामिला करने वाले पदाधिकारी सम्मन की दूसरी प्रति के पीठ पर उसे पाने वाले से हस्ताक्षर करा लेगा। धारा BNSS की धारा 64 के तहत। जहां सम्मन किया हुआ व्यक्ति नहीं मिले, अगर सम्मन वाले व्यक्ति प्रयास के बाद भी ना मिले तो एक प्रति उसके साथ रह रहे किसी वयस्क आदमी को दे देंगे और तामिला करने वाले पदाधिकारी सम्मन के पीठ पर उसका हस्ताक्षर बनवा लेंगे। धारा 66 के तहत, BNSS की धारा 66 के तहत। नेक्स्ट, जब प्रयास के बाद भी सम्मन तामिला ना हो सके तो तामिला करने वाले पदाधिकारी सम्मन की एक प्रति उस व्यक्ति के निवास पर जहां ये जो है आगे वाले भाग, दिखने वाले भाग पर किसी गवाह के सामने चिपका देंगे। न्यायालय इस सम्मन को तामिला मान सकता है या फिर तामिला करने का आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे। BNSS की धारा 67 के तहत। नेक्स्ट है, अधिकार क्षेत्र से बाहर में सम्मन की तामिला। जब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी को सम्मन कराना है तो उसकी 2 प्रतियां संबंधित न्यायालय को भेज देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह व्यक्ति रहता है और वहां तामिला कर दिया जाएगा। BNSS की धारा 69 के तहत। जब सम्मन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर तामिला हुआ हो और तामिला करने वाले सुनवाई के लिए उपस्थित ना हो तो सम्मन तामील करने वाले शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि सम्मन तामिला कर दिया गया है। शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। शपथ पत्र के साथ सम्मन की दूसरी प्रति संलग्न कर न्यायालय को वापस भेजा जाएगा। BNSS की धारा 70 के तहत। डाक के द्वारा सम्मन की तामिला। न्यायालय गवाहों को बुलाने के लिए अलग से रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्मन गवाहों के निवास स्थान जहां वह निवास करता है या कारोबार करता है भेज सकता है। डाक कर्मचारी का लिखित प्रमाण की डिलीवरी लेने से इनकार किया न्यायालय को प्राप्त हो जाता है तो न्यायालय उस सम्मन को तामिला घोषित कर सकता है। BNSS की धारा 71 के तहत ही। BNSS की धारा 71 के तहत। नेक्स्ट 13वां नंबर प्रश्न है, निगम और सरकारी सेवक के सम्मन की तामिला कैसे की जाती है? तो निगमों और सरकारी सेवाओं पर सम्मन की तामिला निगम या सरकारी सेवक को सम्मन तामिला किए जाने की प्रक्रिया धारा 65 और 68 में है। निगम में सम्मन तामील करने के लिए उनके सचिव, प्रबंधक या अन्य पदाधिकारी को रजिस्ट्री द्वारा भेज दिया जाएगा। पत्र पहुंच जाने से ही इसे तामिला मान लिया जाएगा। BNSS की धारा 65 के तहत। सेवारत सरकारी सेवक के कार्यालय प्रधान के नाम से सम्मन 2 प्रतियों में न्यायालय द्वारा भेज दिया जाएगा। कार्यालय प्रधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64 के अनुसार तामील कर अपने हस्ताक्षर से संबंधित न्यायालय को वापस कर देगा। हस्ताक्षर तामिला का साक्ष्य होगा। BNSS की धारा 68 के तहत। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न है, वारंट किसे कहते हैं? पुलिस पदाधिकारी वारंटी को गिरफ्तार करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो कौन सी कार्यवाही की जाएगी?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 72 के अंतर्गत न्यायालय का वह आदेश पत्र है, वारंट जो है न्यायालय का वह आदेश पत्र है जिसके द्वारा अभियुक्त या साक्षी को न्यायालय में पुलिस या जनता द्वारा गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया जाए, उसे वारंट कहते हैं। यह एक प्रति में होता है जिस पर अभियुक्त का नाम, पता, केस नंबर तथा धारा अंकित होता है। उस पर न्यायालय का नाम, न्यायालय की मुहर तथा न्यायाधीश का हस्ताक्षर रहता है। यह जमानतीय और अजमानतीय होता है और जमानतीय में कोई तिथि नहीं रहता है। जमानतीय वारंट में तिथि एवं समय भी अंकित होता है। जब धारा 72 BNSS के तहत पुलिस अधिकारी वारंट का तामीला कर रहा हो और वारंटी नहीं मिल रहा हो तो जमानतीय वारंट पर लिखकर न्यायालय को वारंट लौटाया जाएगा। अपने विवेक से धारा 84 BNSS के धारा 84 के अंतर्गत इश्तेहार जारी करेगा और जमानतीय वारंट तामीला नहीं होने पर उसे थाना में रखा जाएगा और अलग से न्यायालय को रिपोर्ट भेजा जाएगा। उस पर न्यायालय इश्तेहार जारी करेगा, न्यायालय जो है इश्तेहार जारी कर सकेगा। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न है, इश्तेहार क्या है? इसके तामीला करने के तरीके का वर्णन धारा सहित करें अथवा फरारी के विरुद्ध उद्घोषणा से क्या समझते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 84 के अनुसार जब कोर्ट को विश्वास हो जाए कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने को छिपा रहा है, तब कोर्ट इश्तेहार जारी करता है। इसमें आदेश रहता है कि वह आदमी किसी निर्धारित जगह एवं तिथि को घोषणा प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर हाजिर हो जाए, इसे इश्तेहार कहते हैं। यह 3 या 3 से अधिक पन्ने में जारी होता है। इश्तेहार तामीला का तरीका, फर्स्ट, जहाँ पर अपराधी रहता है वहाँ पर मुख्य जगह पर आम जनता को पढ़कर या डुगडुगी बजाकर सुनाया जाता है। दूसरा, उस मकान या जगह जिसमें वह रहता है खास सामने की जगह पर चिपकाया जाता है। तीसरा, इसकी एक प्रति कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी। चौथा, न्यायालय उचित समझे तो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सकता है। नेक्स्ट 16वां नंबर प्रश्न है, संज्ञेय अपराधों के अनुसंधान में पुलिस पदाधिकारी की शक्तियों का उल्लेख करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 में संज्ञेय कांडों के अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियों का वर्णन निम्न है। प्रथम, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 में है। दूसरा, पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रकरण में इस आधार पर प्रश्नगत ना किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त ना था। तीसरा, धारा 210 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17वां, नाजायज मजमा क्या है? नाजायज मजमा को तितर बितर करने का प्रावधान BNSS के किन धाराओं में है? तो BNS की धारा 189 में नाजायज मजमा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 में नाजायज मजमा की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य निम्नांकित हो। पहला, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद या राज्य के विधानमंडल या किसी लोक सेवक को जब वह लोक सेवक के रूप में काम कर रहा हो आपराधिक बल या बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करना। दूसरा, किसी कानून या कानूनी कार्यवाही का पालन करने से रोकना। तीसरा, किसी रिष्टि या अत्याचार या अपराध का करना। चौथा, किसी को आपराधिक बल या बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या किसी व्यक्ति को या जल का उपयोग से वंचित करना। पांचवा, आपराधिक बल या बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए जिसे करने के लिए वह बाध्य ना हो या नहीं करने के लिए जिसे करने के लिए वह हकदार हो उसको विवश करना। नेक्स्ट 18वां नंबर प्रश्न है, मजमा को तितर बितर करना
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भा होगा यहाँ पे, आ लिखा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 148 धारा 148, 149 एवं 150 में मजमा को तितर बितर करने की प्रक्रिया का उल्लेख है, या अवैध मजमे को तितर बितर करने के क्या जो है प्रक्रिया अपनाई गई है। आंसर, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के कमांड पर सभा का विसर्जित होना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 के अनुसार कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाना का प्रभारी पुलिस अधिकारी या उसके अनुपस्थिति में कोई पुलिस अधिकारी जो कि सब इंस्पेक्टर के पद स्तर से नीचे का ना हो, किसी विधि विरुद्ध सभा की या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी सभा को जिससे कि लोक शांति में विघ्न घटित होने की संभावना है, उसे विसर्जित हो जाने का आदेश देगा। यदि इस प्रकार के आदेश पर ऐसे सभा विसर्जित नहीं हो तो कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऊपर बताए गए अधिकारी उस भाग को बलपूर्वक विसर्जित करने के लिए आगे बढ़ेगा और इसके निमित्त किसी व्यक्ति की जो सशस्त्र बल का नहीं है सहायता की उपेक्षा कर सकता है, जिससे कि उस सभा को विसर्जित किया जा सके। इस प्रकार सभा गठित करने के व्यक्ति या व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है। यदि इस प्रकार की सभा बल प्रयोग के द्वारा भी विसर्जित नहीं हो सकती है तो धारा 149 के अनुसार, BNSS के धारा 149 के अनुसार उपस्थित कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से सर्वोच्च पद स्तर का मजिस्ट्रेट शस्त्र बल के प्रयोग से ऐसी सभा को विसर्जित करेगा। जो अधिकारी ऐसी सशस्त्र टुकड़ी को कमांड कर रहा था ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई उक्त जरूरत का पालन करेगा और शरीर और संपत्ति की उतनी कम से कम क्षति घटित कराएगा जितना कि सभा को विसर्जित करने और व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के संबंध में आवश्यक हो, BNSS की धारा 149 के तहत। BNSS की धारा 150 के अनुसार जबकि एक विधि विरुद्ध सभा द्वारा लोक सुरक्षा को खतरा सामने आ गया है और उस समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे कमीशन्ड अधिकारी या सैन्य बलों का एक राजपत्रित अधिकारी सैन्य बल के प्रयोग के द्वारा विधि विरुद्ध सभा को विसर्जित कर सकता है और वह विधि विरुद्ध सभा गठित करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है। किंतु यदि इसी बीच उसके लिए यह व्यवहार्य है कि वह वस्तुस्थिति की संसूचना एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दे सकता है, तो वह इस प्रकार की संसूचना ऐसे मजिस्ट्रेट को देगा और उसके उपरांत उस मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा। नेक्स्ट 19वां नंबर प्रश्न है, प्राथमिकी क्या है? पुलिस कब प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर सकता है? क्या संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर भी प्राथमिकी दर्ज किया जा सकता है? प्राथमिकी का साक्ष्य मूल्य क्या है? फर्स्ट, प्राथमिकी क्या है? प्राथमिकी शब्द की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं नहीं दी गई है, परंतु धारा 173 में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का उल्लेख है। इसके अनुसार संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित इतला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के अनुसार लिखी जाएगी और इतला देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार जिसे राज्य सरकार के द्वारा विहित पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। ऐसी इतला की प्रति इतला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करना, यदि कोई भारसाधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेने से इनकार करता है तब व्यथित आदमी इतला का सार लिखित रूप में डाक के द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। जो समाधान हो जाए कि ऐसी इतला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो वह स्वयं अन्वेषण करेगा या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होगी।
पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से कब इनकार कर सकती है? जब भी किसी संज्ञेय अपराध घटित होने की संसूचना पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को दी जाए, उसे प्राथमिकी में दर्ज किया जाना है। इनकार नहीं किया जा सकता। प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करना दंडनीय अपराध है, परंतु प्राथमिकी दर्ज करने के बाद धारा 176 के परंतु अनुसार जब फर्स्ट मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, बी अन्वेषण करने के पर्याप्त आधार नहीं हो तो अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है और इसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करेगा। साथ ही अन्वेषण नहीं करने की बात की इतला देने वाले को तुरंत भेजी जाएगी। और संज्ञेय अपराधों में प्राथमिकी दर्ज किया जाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174(1) के अनुसार और संज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। इतला का सार स्टेशन डायरी में कर इतला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा जाएगा, परंतु उसमें से एक भी संज्ञेय हो तो धारा 174(4) के अनुसार संज्ञेय समझ करके प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्राथमिकी का साक्ष्य मूल्य। इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 148, 149, 161 के अधीन इसे दर्ज करने वाले के साक्ष्य को पुष्ट करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का 1 तथा 26 के 6 के दृष्टांत गौ एवं टौ के अंतर्गत भी मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाशी लेने की BNSS में क्या प्रक्रिया विहित है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तलाशी की प्रक्रिया धारा 103 के अनुसार बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। फर्स्ट, जब कभी तलाशी किए जाने वाला स्थान बंद है तब उस स्थान का भारसाधक व्यक्ति जो वारंट निष्पादन कर रहा है, पुलिस अधिकारी की मांग पर और वारंट दिखाने पर उसे प्रवेश करने और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। दूसरा, यदि अधिकारी इस प्रकार प्रवेश नहीं हो सकता है तो वारंट का निष्पादन कर रहा अधिकारी धारा 44 के उपधारा 2 के अनुसार दरवाज़ा या खिड़की तोड़कर प्रवेश करेगा और तलाशी लेगा। तीसरा, किसी व्यक्ति के बारे में संदेह हो कि अपने शरीर पर कोई वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। यदि वह स्त्री है तो तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए स्त्री के द्वारा ही ली जाएगी। चौथा, तलाशी लेने के पहले वह अधिकारी तलाशी में रहने और साक्षी बनने के लिए वहां के 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को रखेगा। तलाशी का साक्षी होने के लिए कोई राजी नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के निवासियों को बुलाया जाएगा और लिखित आदेश दे सकेगा। पाँचवां, तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और अभिगृहित पाई गई चीज़ों की और जिन जिन स्थानों में पाई गई है उनकी सूची तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। छठा, तलाशी लिए जाने वाले स्थान के निवासी को तलाशी के दौरान रहने की अनुमति दी जाएगी और तैयार की गई साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी। सातवां, जब किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी ली जाती है तब कब्जे में ली गई चीज़ों की सूची अलग से तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी। आठवां, कोई व्यक्ति जो तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश से बुलाए जाने पर इनकार करेगा तो समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 222 के अधीन अपराध किया है। चलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यह मैराथन वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।